हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आगामी उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपके सुझाव हों कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी और देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने। दूसरा प्रश्न, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो जो भक्ति आंदोलन चला था उसे लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो ये दी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 3, हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम किसकी रचनाओं में मिलती है? तो सर्वप्रथम किसकी रचनाओं में मिलती है? ये मिलती है महाराष्ट्र के जो संत कवि हैं नामदेव जी, उनकी रचनाओं में सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रश्न संख्या 4, कबीर की बीजक पर तिरजिया टीका किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? पुरंदास जी ने। अगला प्रश्न 5वां, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने रहस्यवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माना है कबीरदास जी को। प्रश्न संख्या 6, आईने अकबरी में कबीर का परिचय किस नाम से मिलता है? तो किस नाम से मिलता है? मुवाहिद नाम से। आईने अकबरी किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस कृति को अखिल ज्ञान का सार कहा? अखिल ज्ञान का सार कहा, तो ये थी वैराग्य संदीपनी। तो वैराग्य संदीपनी किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने किस कृति की रचना मात्र 6 घंटे में की? तो कौन सी रचना थी? रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण, सूरदास कृत सूरसागर आपको पता ही होगा कि किस स्कंध में रामकथा का वर्णन है? तो जो सूरदास की है सूरसागर, तो उसके 9वें सर्ग में है रामकथा का वर्णन। प्रश्न संख्या 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो उन्होंने माना है रामानंद जी को। रामानंद जी जिनके 12 शिष्य थे, उन्हीं शिष्यों में से एक थे आपके कबीरदास जी। अगला प्रश्न, केशवदास जी की रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा? तो ये कहा पीताम्बर दत्त बड़थुआल जी ने। अगला प्रश्न, केशवदास जी की रामचंद्रिका को, देखिए वही है, फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा? पीताम्बर दत्त बड़थुआल ने। और केशवदास जी की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। देखिए कई बार पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न, विद्यापति ने पदावली की रचना किससे प्रेरित होकर की? तो ये की जयदेव के गीत गोविंद से प्रेरित होकर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग वाले, तो इनके अनुसार 3 तरह के जीव होते हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। अगला प्रश्न, किसने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा? सूरसागर सूरदास जी की, तो ये थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन हैं? तो ये हैं आपके परमानंद दास। तो अष्टछाप इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में। किसने की थी? आचार्य विट्ठलनाथ जी ने। अगला प्रश्न, किसने नंददास की रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा? तो नंददास जी की रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहने वाले जो साहित्यकार थे वो थे वियोगी हरि जी। अगला प्रश्न, किस कवि को पीयूष वर्षी या अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है? देखिए पीयूष का अर्थ ही जो पर्यायवाची होता है वो होता है अमृत।
और वर्षी वर्षा करने वाले, यानी अमृत की वर्षा करने वाला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रसखान जी को। अगला प्रश्न 19वां, सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ कौन थे? तो ये थे गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न 20वां, अष्टछाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश रहे थे, वो थे आपके परमानंद दास जी। प्रश्न संख्या 21 अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कौन है? तो सबसे ज्यादा काव्य शास्त्रीय नंददास जी। अगला प्रश्न, नंददास कृत पर्यायवाची कोश कौन सा है? यानी कि वह रचना जिसमें पर्यायवाची कोश है उसमें वो है आपकी नाम मंजरी। अगला प्रश्न, रसखान के गुरु कौन थे? वो थे आपके विठलनाथ जी। अगला प्रश्न, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है, ये किसका कथन है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिन्होंने हिंदी का साहित्य लिखा था। किस आचार्य ने रीति को का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु माना? तो देखिए, जो रीति संप्रदाय था जिसके प्रवर्तक थे आचार्य वामन, रीति के कौन थे? वामन। तो देखिए, रीति को कवि प्रस्थान हेतु किसने माना? ये माना कुंतक ने। कुंतक किस संप्रदाय से संबंधित है? कुंतक है आपके वक्रोक्ति। रीति को काव्य मार्ग किसने कहा? ये कहा भोज। रीति को वाच्य वाचक चारुत्व हेतु किसने कहा? ये कहा था आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के। रीति को काव्य का स्वभाव किसने कहा? तो ये कहा रीतिकालीन कवि चिंतामणि जी ने। तो चिंतामणि जी, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का सर्वप्रथम कवि माना है। अगला है, रीति को काव्य का द्वार किसने कहा? ये कहा था देव ने। देव, जिनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। अब फ्रेंड्स, कुछ उपन्यास संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए, कई बार पूछे जाते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किशोरीलाल गोस्वामी जी को, जिनका ऐतिहासिक उपन्यास था हृदय विहारिणी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक उपन्यास पूछा गया है, पहला उपन्यास नहीं पूछा गया है। अगर पहला उपन्यास आता है तो वहां पर जो पहला उपन्यास है हिंदी का वो है, किसे माना जाता है? श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को। अगला प्रश्न 31, हरिऔध के किस उपन्यास का एक नाम देवबाला है? यानी कि कौन सा उपन्यास है जिसे देवबाला भी कहा जाता है? तो ये है ठेठ हिंदी का ठाठ, और इसमें अनमेल विवाह के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, शिवपूजन सहाय के किस उपन्यास को ठेठ देशज ठाठ का उपन्यास कहा जाता है? तो कहा जाता है देहाती दुनिया को इनका। और देखिए, कई बार पूछे जाते हैं कि कोई उपन्यास वो किस शहर किस गांव से संबंधित है, किस शहर गांव की कहानी है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो देहाती दुनिया है उसमें जो गांव है उसका नाम है राम शहर। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि शिवपालगंज जो स्थान है वो किस उपन्यास में उसका वर्णन है? शिवपालगंज का। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? देखिए, प्रेमचंद जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, अनेक प्रसिद्ध उपन्यास इन्होंने लिखे थे, तो ये संज्ञा दी उन्हें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न 34वां, प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? देखिए, काफी उपन्यास उन्होंने लिखे थे यथार्थवादी। ऐतिहासिक उपन्यास उनका एकमात्र कौन सा है? तो ये है रूठी रानी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रंगभूमि को। और ध्यान दीजिएगा, रंगभूमि का एक पात्र है सूरदास। रंगभूमि का एक पात्र कौन है? सूरदास। ये भी पूछा जाता है और पूछा गया है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? ये है रंगभूमि का। अगला प्रश्न, रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। अगला प्रश्न, चतुर्सेन शास्त्री के किस उपन्यास में 1857 के सैनिक विद्रोह का वर्णन है? तो वो है सोना और खून। 38वां प्रश्न है, किस उपन्यास में वासुदेव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? तो ये है वैशाली की नगरवधु, जिसे लिखा था चतुर्सेन शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न, रांगे राघव के किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन यथार्थ दिखाया गया है? तो ये है कब तक पुकारूं।
अगला प्रश्न, किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन काल का चित्रण है? तो ये है चीवर का। तो कब तक पुकारूं और चीवर, ये दोनों किसके हैं? रांगे राघव जी के। और इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम मुर्दों का तीला, जो पूछा भी गया है एलटी की परीक्षा में। अगला प्रश्न, भगवती चरण के जो भगवती चरण वर्मा जी थे, उनके टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में सीधा साधा रास्ता, ये किसने लिखा था? ये उपन्यास ये लिखा था रांगेव राघव जी ने। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से आज़ादी से लेकर आज़ादी से पूर्व तक की कथा का वर्णन है? तो ये है टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला प्रश्न 42, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास की पात्र वेश्या सरोज और संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा है? तो ये है 3 वर्ष, जिसमें विश्वविद्यालय के 3 वर्षों का समय दिखाया गया है। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास कौन सा है? तो ये है धुप्पल। अगला प्रश्न 44वां, 1947 आज़ादी के बाद की आकांक्षाओं और 1962 जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद की निराशा और कुंठा का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? तो ये मिलता है प्रश्न और मरीचिका में। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देखिए, लेखकों, साहित्यकारों, कवियों के प्रथम रचनाओं और अंतिम रचनाओं का कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है पतन, और भगवती चरण वर्मा का ही अंतिम उपन्यास क्या है? चाणक्य, जो 1982 में लिखा था। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये कौन सी शैली में लिखा गया है? पत्रात्मक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये है चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास का कथानक शुंग काल का है? देखिए, 3 उपन्यास लिखे थे महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी ने, कंकाल तितली और इरावती, ये इनका अपूर्ण उपन्यास था और इसमें शुंग काल का वर्णन है। अगला प्रश्न, गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर वृंदावन लाल वर्मा को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। तो 50वां प्रश्न आज का, तेरी मेरी उसकी बात किसका उपन्यास है? तेरी मेरी उसकी बात ये है यशपाल जी का 11वां व अंतिम उपन्यास। अगला प्रश्न 51वां, यशपाल का झूठा सच उपन्यास कितने भागों में है? तो ये 2 भागों में है, वतन और देश का भविष्य। तो फ्रेंड्स, आज इस हिंदी प्रश्नोत्तरी का आखिरी जो प्रश्न है, अंतिम जो प्रश्न है 52वां, वो है किस उपन्यास के पात्र बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टिनी है? देखिए, निपुणिका का कई बार पूछा गया है, किस उपन्यास के पात्र है? तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा ध्यान दीजिएगा। तो किसने लिखी है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये कमेंट के माध्यम से आप बताइए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी साहित्य प्रश्नावली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्नावली जरूर पसंद आएगी। तो अगर आप भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और जो भी आपके सुझाव हो वो दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।